गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएसटी जो सब्जेक्ट है इसमें आज चैप्टर नंबर 9 है, पूर्ति का समय एवं स्थान, सप्लाई टाइम एंड प्लेस। क्योंकि जीएसटी में जो कर की दरें निर्धारित की गई है वो समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो इसलिए पूर्ति का समय क्या है उसके अनुसार कर की दर लगाई जाएगी। तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूर्ति के संबंध में जो प्रावधान है वो जीएसटी अधिनियम के जो चैप्टर 7 में धारा 12 से लेके 24 तक दिए गए। पूर्ति के स्थान का निर्धारण आईजीएसटी के प्रावधान द्वारा निर्धारित होता है, वो अपन अलग से देखेंगे। तो पूर्ति के समय और स्थान संबंधी जो प्रावधान हैं उनमें सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। कर के भुगतान का दायित्व, माल पर कर के भुगतान का दायित्व इस धारा के प्रावधानों के अनुसार यथा निर्धारित पूर्ति के समय उत्पन्न होता है। तो धारा 12(1) ये बताती है कि सप्लाई के समय कर दायित्व उत्पन्न होता है। धारा 12(2) के अनुसार माल की सामान्य पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय क्या होगा? माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों में से जो भी पहले है वह होगा। इसमें दो घटना है, घटना नंबर 1, घटना नंबर 2, जो धारा 12(2)(a) में दी हुई है, धारा 12(2)(b) में दी हुई है। तो घटना 1 क्या है कि धारा 31 के अधीन पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तिथि या ऐसी अंतिम तिथि जब तक पूर्ति हेतु बीजक जारी करने की अपेक्षा है। ये घटना नंबर 1 हो गई। घटना नंबर 2 है वह तिथि जिसको पूर्तिकर्ता पूर्ति के संबंध में भुगतान प्राप्त करता है। तो इन दोनों घटनाओं में से जो घटना पहले हो जाएगी वो पूर्ति का समय माना जाएगा। अब जो लेटेस्ट प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित होगा जीएसटी कानून के अनुसार। तो इसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम में देखिए 1 जुलाई 17 से लेके 12 अक्टूबर 17 तक क्या नियम थे, पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होता था। तो इस कॉलम में नीचे देखिए पूर्ति का समय घटना नंबर 1, घटना नंबर 2 जो पहले हो जाए। 13 अक्टूबर 17 से लेके 14 नवंबर 17 तक इसमें कुछ लिमिट थी। यदि पूर्तिकर्ता का सकल कुल आवर्त 1.5 करोड़ या इससे कम है तो पूर्ति का समय घटना नंबर 1 के अनुसार होगा, घटना नंबर 2 लागू नहीं होगी। यदि पूर्तिकर्ता का सकल कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो तो पूर्ति का समय घटना नंबर 1 और घटना नंबर 2 जो दोनों में से पहले घटित हो जाए। लेकिन जो अभी प्रावधान है 15 नवंबर 17 को या उसके बाद जो पूर्ति होती है उसमें पूर्ति का समय घटना नंबर 1 है, घटना नंबर 2 संबंधित नहीं है। तो घटना नंबर 1 के अनुसार अपने को पूर्ति का समय निर्धारित करना है। बीजक जारी करने की अंतिम तिथि से क्या मतलब है? धारा 31(1) के अनुसार यदि माल की पूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक है तो उसका बीजक माल को हटाने से पूर्व जारी करना आवश्यक है। परंतु यदि माल का गमन आवश्यक नहीं है तो बीजक माल की सुपुर्दगी के पूर्व जारी करना आवश्यक है। इसमें कुछ प्रावधान है जो अग्रिम से संबंधित है। 1000 रुपये तक अग्रिम प्राप्त होना, जहाँ कर योग्य माल का पूर्तिकर्ता कर बीजक में दिखाई गई राशि से अधिक 1000 रुपये तक की राशि प्राप्त करता है तो पूर्ति का समय ऐसी आदि की राशि की सीमा तक उक्त पूर्तिकर्ता के विकल्प पर ऐसी आदि की राशि के संबंध में बीजक जारी करने किए जाने की तिथि होगी। अगर एग्जाम्पल लें, ए लिमिटेड ने मान लीजिए 8 अगस्त 2020 को बी लिमिटेड को 9100 का माल बेचा और बी लिमिटेड ने 10 अगस्त 2020 को 1000 का चेक से भुगतान किया दिया।
ए लिमिटेड ने इसे बैंक में 16 अगस्त को जमा करा दिया, उसी दिन खाते में प्रविष्टि हो गई। तो ए लिमिटेड ने 25 अगस्त 2020 को 7,000 का माल भेजा। चूँकि अग्रिम राशि 900 रुपये प्राप्त हुई है, जो 1,000 रुपये से कम है, अतः इसका प्राप्ति 25 अगस्त को मानी जाएगी। स्पष्टीकरण में देखें, वाक्यांश ए और वाक्यांश बी के प्रयोजनों के लिए पूर्ति को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा जहाँ तक वह यथास्थिति बीजक या भुगतान के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण 2 देखिए, वाक्यांश बी के प्रयोजनों के लिए ऐसी तिथि को जिसको पूर्तिकर्ता भुगतान प्राप्त करता है वह तिथि होगी जिसको उसकी लेखा पुस्तकों में पूर्ति की प्रविष्टि की जाती है, या तिथि होगी जिसको उसके बैंक खाते में भुगतान जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, धारा 12(2) के अनुसार। उदाहरण के लिए वाई ने मान लीजिए 6 सितंबर को 3,000 अग्रिम भेजकर एक्स को माल का आदेश दिया। एक्स ने 7 सितंबर को प्राप्त चेक को अपनी खातों में प्रविष्टि 8/9 को की और बैंक में इसे 9 सितंबर को जमा करा दिया गया। 10 सितंबर को एक्स ने 5,000 का बीजक वाई को भेजा और 11 सितंबर को माल ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा, जो कि 12 सितंबर को वाई को मिला। वाई ने 2,000 रुपये 13 सितंबर को एक्स के खाते में जमा कराए। 14 सितंबर को एक्स को सूचित किया, इसकी प्रविष्टि एक्स ने अपने खातों में उसी दिन कर ली। तो पूर्ति का समय अर्थात दिनांक निर्धारित करने तो 3 दिनांक ही ध्यान में रखनी है। बीजक की दिनांक, प्राप्ति राशि का लेखा प्राप्तकर्ता ने अपनी पुस्तकों में किस दिनांक को किया और बैंक में वह राशि कब जमा हुई। तो सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 3,000 के लिए क्या देखें, डेट ऑफ इनवॉइस तो हो गई 10/9, उसके बाद डेट ऑफ रिकॉर्ड 8/9, डेट ऑफ पेमेंट बैंक 9/9 और टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी 8 सितंबर। डेट ऑफ इनवॉइस जो है ये आपको दे रखी है 10 सितंबर को वाई को भेजा है, तो ये प्रिंट गलत हुआ, 10 सितंबर है यहाँ पर। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 2,000 के लिए क्या होगा, 10 सितंबर जो है वो डेट ऑफ इनवॉइस है और डेट ऑफ रिकॉर्ड 14 सितंबर है, डेट ऑफ पेमेंट 13 सितंबर है, तो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी 10 सितंबर। पहले स्पष्टीकरण के अनुसार यदि एक बीजक का भुगतान अलग अलग तिथियों को मिलता है या एक मुश्त भुगतान करने के बदले अलग अलग बिल जारी होते हैं, तो उस दशा में पूर्ति की तिथि टुकड़ों में निर्धारित की जाएगी। पूर्ति की तिथि, बीजक की तिथि और प्राप्तकर्ता के खातों में प्रविष्टि की तिथि या बैंक में भुगतान जमा कराने की तिथि में से जो सबसे पहले होगी वह होगी। तो इस तरह से ये जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 3,000 जो अग्रिम राशि भेजी है उसका अपन ने अलग देखा, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 2,000, क्योंकि टोटल 5,000 का माल जो है वो 5,000 का बीजक बनाया गया है, तो उसको अलग अलग अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई देखा। तो एक के लिए 8 सितंबर आ रही है, एक के लिए 10 सितंबर आ रही है। तो इस तरह से ये सप्लाई ऑफ टाइम निर्धारित किया जाता है। और माल की पूर्ति के लिए माल का गमन आवश्यक हो, तो जैसा कि आपको बताया कि बीजक की तिथि या माल हटाने की तिथि, इनमें से जो पहले आ जाए वो पूर्ति का समय निर्धारित होगा। तब इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं वो अपन देखेंगे अलग अलग के कौन कौन से एग्ज़ाम्पल में किस तरह की प्रॉब्लम्स है।